नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वर्ल्ड वार 2 जो है डिस्कस करने वाले हैं। फ़ोटो देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये फ़ोटो कितनी पुरानी है। वही सेम फ़ोटो देख के मैं आप लोगों को सबसे पहले फ़ोटो दिखाता हूँ, उसके बाद अब इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान से देख लीजिए इन चेहरों को, ये देखिएगा। तो आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड वार 2 इंट्रोडक्शन, कॉज, इफ़ेक्ट एंड आउटकम्स। देखिए, ज़्यादा हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, हम सीधा शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं कब से स्टार्ट हुई, कब से क्या हुआ, किन किन कंट्रीज़ के बीच में। वर्ल्ड वार 2 जो वो 1939 से लेकर के 1945। देखिए, ये आप याद रखिएगा, वर्ल्ड वार 2 ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि कब से कब तक स्टार्ट हुई। आप ये देखिएगा, वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 याद रखिएगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट मोस्ट डिस्ट्रप्शन वार इन द ह्यूमन हिस्ट्री, सबसे डिस्ट्रप्टिव वार, ठीक है। इन्वॉल्व मोर देन 100 कंट्री, 100 कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व हुई, फाइट, लड़ाइयाँ। अफेक्टेड मिलियन पीपल अक्रॉस यूरोप, एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक रीजन, सारे इसमें आ गए। द वार बिगन द 1 सितंबर 1939, कब से स्टार्ट हुई? 1 सितंबर 1939। मैनी टाइम क्वेश्चन आता है। जर्मनी क्या था इसमें? जर्मनी, पोलैंड एंड एंडेवर्ड 2 अक्टूबर 1945 आफ्टर द जापान सरेंडर। जापान ने सरेंडर किया, तब जाकर के जो हुई ये वॉर खत्म हुई। वाज द टफ बिटवीन द मेजर टू ग्रुप, बहुत बिटवीन द टू मेजर ग्रुप्स। ओके, वही सेम सिस्टम जो हम पहले करते आए हैं, अलाइड पावर एंड एक्सेस पावर। अभी आ गई यहाँ पे दो पावर्स, अलाइड पावर, एक्सेस पावर। ओके, अलाइड पावर कौन कौन सी, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 द यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 सोवियत संघ जिसको कहते हैं, सोवियत यूनियन फ्रॉम 1941 से, एंड यूनाइटेड स्टेट 1941 से, ठीक है। तो ये जो है वो चार जो है वो ये अलाइड पावर्स थी। और चाइना आल्सो, चाइना भी अलाइड पावर में था। और उसके बाद आ गया आपका एक्सेस पावर। एक्सेस पावर में जर्मनी आ गया, आपका इटली आ गया एंड जापान आ गया। ये तीनों थे एक्सेस पावर में। चलिए आगे करते हैं, कॉजेज़ कर लेते हैं इसके। कॉजेज़ क्या है, इसके कारण क्या रहे हैं। द वर्ल्ड वार डिड नॉट स्टार्ट द सडनली, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेवरल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये कि ये सडनली नहीं स्टार्ट हुई है, ये सडनली स्टार्ट नहीं हुई है, डिड नॉट स्टार्ट सडनली स्टार्ट नहीं हुई है। कैसे स्टार्ट हुई है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसमें सबसे पहले जो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, जो सबसे पहले जो आपने देखा कि वर्ल्ड वार 1 जब ख़त्म होती है, वर्ल्ड वन जब ख़त्म होती है, जब 1 ख़त्म होती है, उसके बाद क्या होता है, एक ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज आती है 1919। अच्छा, उस ट्रीटी में क्या होता है देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज 1991, आफ्टर द वर्ल्ड वार 1 जर्मनी वाज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, ठीक है। जर्मनी फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, ठीक है। ओके, मेन कंडीशन क्या क्या थी इनकी। जर्मनी एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जर्मनी ने कहा कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ। 1990 में ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज बनी। जर्मनी हैव टू पे ह्यूज रिपरेशंस क्या होता है, कोई कंपनसेशन। जर्मनी लॉस्ट टेरिटरी, काफ़ी टेरिटरी लॉस्ट हुई जर्मनी की, एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। ओके, मैनी जर्मन फेल्ट द ह्यूमैनिटेरियन वांट टू रिवेंज, ये तो देखिए, रिवेंज एंड डिससैटिस्फैक्शन लेटर हेल्प द एडोल्फ हिटलर गेन सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, सेकंड पॉइंट, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज तो था ही था कॉज इसका। दूसरा कॉज क्या था, राइज ऑफ द एडोल्फ हिटलर एंड नाजिज्म। देखिए, जो हमने डिस्कस किया था नाजिज्म एंड फासिज्म के बारे में। तो एडोल्फ हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ द जर्मनी 1933। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एडोल्फ हिटलर जो है वो कब जो है वो उसका जो वर्चस्व है वो कब आया। तो देखिए, एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी इन द 1933 में उसका जो है वो उसका वर्चस्व जो है वो उद्गम हुआ उसका, जिसको कहते हैं हिंदी में। ओके, उसके गोल क्या थे, रिबिल्ट द जर्मनीज मिलिट्री पावर, जर्मनी को मिलिट्री पावर से स्ट्रॉन्ग बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपैंड जर्मन टेरिटरी, जो जर्मन टेरिटरी खो दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो चाह रहा था कि मैं अपनी बाउंड्रीज बढ़ाऊँ। रिजेक्ट द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज,
ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को तो वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद एस्टेब्लिश द जर्मन डोमिसाइल इन नेपाल। देखिए जर्मन का डोमिनेंस चाहता था वो कि भाई यूरोप में, सारे यूरोप में जर्मन का डोमिनेंस हो। ओके ठीक है, वो अपने चाहता था ये चीज़ अडोल्फ हिटलर। ही एग्रेसिव पॉलिसीज इंक्रीज द टेंशन अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस, ये चीज़ भी थी। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, फेल्चर ऑफ लीग ऑफ नेशन। देखिए लीग ऑफ नेशन तो था ही था, हमारे लीग ऑफ नेशन तो सबसे मेन था इसमें। तो लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मेंटेन द पीस के लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन को। लेकिन क्या हुआ, इट हैड नो मिलिट्री पावर। लीग ऑफ नेशंस नो मिलिट्री पावर नहीं थी। मेजर कंट्री ऑफ्टन इग्नोर दी डिसीजन को इग्नोर कर दिया। इट कुड स्टॉप द एग्रेसिव एक्शन इन जर्मनी, इटली एंड जापान। जो जर्मनी, इटली, जापान का एग्रेसिव था एक्शंस, तो कुड नॉट स्टॉप, नहीं स्टॉप कर पाए। देखिए चौथा पॉइंट आता है आपका अफेक्शनस पॉलिसीज ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी, इटली एंड जापान की जो पॉलिसी है, ठीक है, ये देखिए जर्मनी, इटली, जापान, क्या क्या था इनका। अनेक्चर ऑस्ट्रिया इन 1938, ऑक्यूपाइड चेकोस्लोवाकिया एंड इंडावेल द पोलैंड इन 1939। ये चीज़ें जर्मनी ने कर दी। इटली ने इंडावेल इथियोपिया 1935 पे अपना जो वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उसके ऊपर लागू कर दी। और उसके बाद जापान ने क्या किया कि इन्वेडेड मंचूरिया जो चाइना में है इन 1931, इसमें भी इन्होंने, जापान ने वो जो एक्सपेंडेड इनटू द अदर एशियन टेरिटरी, इसमें भी इन्होंने एक्सपेंशन शुरू कर दिया। दीज एक्शन इंक्रीज द इंटरनेशनल टेंशन। एक्सपेंशनिस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया अपनी पॉलिसीज़ और अपने वर्चस्व को। ओके अब ये लोग नाराज थे, भाई कौन हमारे घर में कौन आ गया, ठीक है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या होता है? ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलो द पॉलिसी कॉल्ड अपीजमेंट। उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई जिसको अपीजमेंट कहा गया। दिस मींट अलाउइंग हिटलर टू टेक सम एक्शन इन द होप ऑफ अवॉइडिंग वॉर। हाउएवर द हिटलर बिकम द मोर अग्रेसिव एंड कंटिन्यू द एक्सपेंडिंग द जर्मन टेरिटरी। जब वो चाहता था कि भाई हिटलर जो है वो थोड़ा शांति रखे, लेकिन हिटलर को जब ये चीज़ पता चली तो वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया कि नहीं यार मैं नहीं रुकने वाला, आई एम एक्सपेंडिंग अगेन अपनी टेरिटरी को। नंबर सिक्स था भाई आपका इमीडिएट कॉज, इन्वेंशन ऑफ पोलैंड। इमीडिएट कौन था? 1 सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। 2 days लेटर ब्रिटेन डिक्लेयर द वॉर ऑन जर्मनी। जैसे ही जो है वो इन्वेडेड पोलैंड के ऊपर हुआ 1939 में, ठीक है, तो उसके 2 दिन बाद जो है वो ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दी जर्मनी के ऊपर वार कि हम युद्ध कर रहे हैं। फ्रांस डिक्लेयर द जर्मनी के ऊपर, फ्रांस ने भी डिक्लेयर कर दी जर्मनी के ऊपर। फ्रांस ने भी डिक्लेयर कर दी। अब क्या हुआ कि ये वार जो वो डे होगी। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब वार शुरू होगी तो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इफ़ेक्ट कर लेते हैं। द वार हैड द एनॉर्मस इफेक्ट ऑन द पीपल, कंट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पहला क्या था? मैसिव लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सीधी सी बात है, ह्यूमन लाइफ का लॉसेस हुआ। ह्यूमन लाइफ चाहे वो सोल्जर थे, चाहे वो सिविलियन थे, विक्टिम ऑफ जेनोसाइड्स, प्रिजनर ऑफ वार, जो भी थे, सबका लॉस हुआ है। ह्यूमन लाइफ की बात यहाँ पे हो रही है। ओके सेकंड, डिस्ट्रक्शंस ऑफ सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जाहिर सी बात है, बर्लिन, वार्सा, हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, इन सब में डिस्ट्रॉइंग सिस्टम शुरू हो गया। आपने सुना होगा नागासाकी। ये सारा हम करेंगे आगे थोड़ा सा। रोड्स खत्म हो गए, फैक्ट्री खत्म हो गई, रेलवे खत्म हो गए, होम्स, सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा। वार में तो सब ऐसे होता ही है। इंसान, फौजी और सिविलियंस के अलावा ये चीज़ें भी होती हैं। ये चीज़ों को लोग कोई नहीं देखता। 10 बंदे मर जाएंगे लेकिन किसी के 20 घर टूट जाएंगे, 20 घर टूटेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन इंसान की चलो कीमत तो है ही है। लेकिन इसके साथ तो रोड भी तो ख़राब होते हैं। रोड के ऊपर बम गिर गया, रोड ख़राब हो गया, पुल टूट गए, रेलवेज़ ख़राब होगी, रेलवे नहीं चलेगी, एक लाइन में कुछ पंगा हो गया, पूरी रेल लाइन बंद हो जाती है। ये सारी चीज़ें। होलोकॉस्ट क्या हुआ? One of the darkest event in the World War II was the Holocaust under the Nazis rule. About the 6 million Jews were killed. Millions of other people were persecuted. ये भी हुआ। थर्ड पॉइंट, होलोकॉस्ट जो है वो एक
हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी के बारे में माना जाता है। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डिवास्टेशन। इकोनॉमिक डिवास्टेशन कैसे? मैनी कंट्रीज सफर्ड इकोनॉमिक लॉसेस, सीधी सी बात है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी, इन्फॉर्मेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी होगी और फूड सप्लाई की शॉर्टेज होगी। ये तो ओबीसी बात है, ये तो हो गई है ना। यूरोपियन इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड द ईयर ऑफ रिसर्च कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे साल लगे। अच्छा, पांचवा, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, द वार हैज़ एक्सेलरेटेड द टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। डेवलपमेंट इंक्लूड रडार सिस्टम, जेट एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, एडवांटेज ऑफ अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो हो, सब चीज़ें जो हो इफेक्ट हो गई इसकी। अब हम अगला करते हैं आउटकम ऑफ वर्ल्ड वार 2। आउटकम क्या हुई? ओके, डिफीट ऑफ एक्सेस पावर। एक्सेस पावर जो मैंने पहले डिस्कस की कि जो एक्सेस पावर थी वो क्या होगी? डिफीट होगी। एक्सेस पावर क्या क्या थी? जर्मनी सरेंडर मई 1945। ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। जर्मनी ने कब सरेंडर किया? मई 1945 में, नोट कर लीजिएगा। जापान ने कब सरेंडर किया? अगस्त 1945 में। आफ्टर एटॉमिक बॉम्ब अटैक इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बम गिराया गया तब उसने सरेंडर किया कि भाई माफ़ करो। क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब जो है वो सबसे जो है यूनाइटेड नेशन जो आज की डेट में कहते हैं कि सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी यूनियन है यूनाइटेड नेशन, तो उसका जो है वो जन्म होता है 1945 में। 1945 में। ओके, तो यूनाइटेड नेशन का जब एस्टेब्लिशमेंट होती है 1945 में, देन इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, जो आज भी है। प्रमोट द कॉर्पोरेशन अमंग द नेशन, प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर्स, प्रिवेंट फ्रॉम फ्यूचर वॉर। तो ये सारी चीज़ें जो वो यूएन रिप्लेस लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन जो था उसी से ही बना फिर यूएन। पहले लीग ऑफ नेशन बना था, कब बना था? 1990 में, आफ्टर द वर्ल्ड वार 1, सॉरी 1920 में। तो उसके बाद जब इसको रिप्लेस कर दिया तो यूएन बन गया, यूनाइटेड नेशन बन गया। नंबर थर्ड, emergence of the United States and the Soviet Union. Emergence मतलब after the war the United States become the global superpower. The Soviet Union also emergence as a superpower. This led to the Cold War. Beginning of the Cold War. Cold War जो शुरू हो जाती है उसके बाद. After 1945 tension developed between the United States capitalism bloc and Soviet Union कम्युनिस्ट ब्लॉक. ओके, कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड सोवियत यूनियन जो है वो, ये दो जो हो गया, और ये कम्युनिस्ट ब्लॉक. ये बोलती थी पैसा ही सब कुछ है, ये बोलते कि भाई अपना सोसाइटी, अपना समाज और अपना जो धर्म है वही सब कुछ है. ठीक है, तो ये इस तरह के मतलब जो वो चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती हैं. उसके बाद जो है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो जाती है. The war weakened the European colonial powers as result. अच्छा, इंडिपेंडेंस काफ़ी लोगों को मिलती है, काफ़ी कंट्रीज़ को मिलती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल 1947, जैसे 45 में इनका वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो जाता है. उसके बाद जो है वो 47 में इंडिया को मिल जाती है इंडिपेंडेंस. मैनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज लेटर बिकम इंडिपेंडेंट. उसके बाद बहुत सारी जो है वो इनको पाकिस्तान को मिलती है, पाकिस्तान को भी मिल जाती है, नया कंट्रीज़ बनती है. और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिसको एशियन कंट्रीज जिसको इंडिपेंडेंस मिलती है. ठीक है. डिवीज़न ऑफ जर्मनी. देखिए, एक सबसे बड़ा कारण इंडिया के इंडिपेंडेंस का ये भी होता है कि बहुत सारे जो वर्ल्ड वार 2 में जो वो बहुत सारे लोगों को लॉसेस हो जाते हैं, जिसमें इंडिया के भी कुछ सोल्जर्स जो थे जो शहीद हो जाते हैं, उनको नमन है. और दूसरा जो है वो अंग्रेज़ भी कहते हैं कि अंग्रेज़ भी थक चुके थे कि वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा जो है वो आर्मी, बहुत सारे लोग जो वो मारे गए थे. तो अंग्रेज़ भी बोलते थे कि ठीक है यार, हम चलते हैं अपनी कंट्री ब्रिटेन में चलते हैं, अब इंडिया को हम कर देते हैं. तो ये भी था. वैसे तो इंडिया में तो बहुत सारी हिस्ट्री है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और दूसरे लेक्चर में बात करेंगे. लेकिन 100 में से कहीं 10-15% ये भी जो है कारण माना जाता है. लेकिन मैं पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन 10 से 20% ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये भी एक कारण है. क्योंकि अब सीधी सी बात है कि
वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हुई है, हम किसी देश के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, देश वाले भी चाहते हैं कि हम भागे यहाँ से, और बगावतें भी शुरू हुई, कई आंदोलन शुरू हुए, तो बहुत सारे रीज़न रहा, लेकिन बोलते हैं कि 15 से 20% तो ये रीज़न भी है ही है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ जर्मनी, जर्मनी 2 भागों में बांट जाता है, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। और वो कहते हैं कि बर्लिन भी आल्सो डिवाइड, बर्लिन भी हो जाता है ना। और द डिवीज़न लेटेस्ट अंटिल द रीयूनिफिकेशन ऑफ 1990 में रीयूनिफिकेशन होता है। न्यूक्लियर एज बिगन, अब न्यूक्लियर वार शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर का टाइम आता है कि कौन सा देश जो है वो किसके पास कितना को है, लेकिन न्यूक्लियर एज बिगन्स का मतलब होता है कि भाई अब जब 6 अगस्त, देखिए ये क्वेश्चन आता है आपका कि हिरोशिमा नागासाकी पे कब कब बम फेंका गया, तो सिंपल सी बात अगर बोलते हैं कि अगस्त 1945 में फेंका गया दोनों के ऊपर, लेकिन दोनों की डेट्स अलग है। 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर 9 तारीख को बम जो वो मारा जाता है, लेकिन आप ये देखिए अगस्त 1945 जो है वो इसका मेन हुआ है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि किस दिन बम हुए थे, हमेशा जीके और जो जनरल उसमें भी आ जाता है। दीज इवेंट इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉरफेयर। उसके बाद तो सारे वर्ल्ड के लोग ये चाहते थे कि हम भी न्यूक्लियर जो है पावर बनेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर और कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा। एंड और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है इस चैनल में हैं, अवेलेबल है। लॉ से रिलेटेड काफ़ी जो है नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, आसान शब्दों में आपको बताते रहेंगे। और